सर सीवी रमन एक भारतीय साइंटिस्ट है जिन्हें भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों से सम्मानित किया गया। अब आप सोच सकते हो कि सीवी रमन कितने बड़े साइंटिस्ट हुए होंगे, उनका माइंड हमारे माइंड से कितना डेवलप होगा कि उनके रमन इफेक्ट को हमें पढ़ने में कई घंटे लग जाते हैं, याद करने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन उन्होंने तो चीज़ें खोज करी है। अब आप सोच सकते हो कितने ज़्यादा डेवलप होंगे यार वो हम लोगों से। वैसे ही हमारा टॉपिक है आज का रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो हर साल पेपर में आता है और इस बार ही पक्का आने वाला। तो मैं डाल देता हूँ हेडिंग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या टॉपिक है मेरे पास? रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेटे ध्यान से देखना है बोर्ड पे, स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर एक शब्द भी चूका तो समझ लेना ये टॉपिक आपके माइंड से बाहर है, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो मैं आपको ये बता दूं कि इस रमन इफेक्ट की जो खोज की है, यानी कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में रमन इफेक्ट के बारे में पूरी डिटेल दे रखी है। तो क्यों ना हम पहले रमन इफेक्ट को पढ़ लें, रमन इफेक्ट का धुआं निकाल दें, रमन इफेक्ट को समझ लें, तब जाके हमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में आएगी, है नहीं है। तो मैं शुरू करता हूं फिर रमन इफेक्ट। पहला पॉइंट याद करो कि भाई रमन इफेक्ट की खोज किसने करी है। ऐसे तो बहुत टाइम हो जाएगा, इससे पहले रह के लिखवाई दो। रमन इफेक्ट की खोज किसने करी है? कि खोज भाई सीवी रमन ने। किसने? सर लगाया था इनके नाम का आगे, सर सीवी रमन। सर सीवी रमन ने सन कब करी है? 1900, बताओ जरा सोचो, 1928 में की थी। 28 में की थी। बहुत बढ़िया, पहला पॉइंट मिल गया। ठीक, दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है कि 1930 में सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और 1954 में सीवी रमन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। किनको? सीवी रमन को। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ कि सन 1930 में, सन 1930 में सर सीवी रमन को, सर सीवी रमन को, ठीक है, नोबेल पुरस्कार से, किससे? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मानित किया गया। ठीक है, अच्छा होता क्या इफेक्ट है ये रमन इफेक्ट? होता क्या, किस चीज़ में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? आखिर इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि यार इनको नोबेल पुरस्कार दे दिया गया? बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। बहुत कभी किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, लेकिन सीवी रमन ने ऐसा क्या कर दिया कि इनको नोबेल पुरस्कार मिल गया? बस यही चीज़ आज पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं फिर कैसे निकालते हैं धुआं इस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। बस बोर्ड पे फोकस बना कर रखना। ठीक है, देखो फिर क्या करने वाला हूँ मैं अब। तो सबसे पहले देखो, जो ये रमन इफेक्ट होता है ना, वो चीज़ होती क्या है वो देख लो, क्योंकि जो चित्र मैं बनाने वाला हूँ सारी कथा उस पर आधारित है। अगर ये चित्र समझ गए आप तो पूरे का पूरा रमन इफेक्ट समझ जाओगे। ये तो थोड़ा बेसिकली नॉलेज जो मैंने लिखवा दी आपको, है नहीं, इसके बारे में सबको पता होना चाहिए यार। तो देखो ये मेरे पास है कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम, ध्यान देना, ये मेरे पास क्या कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, बता सकता है कोई क्या मतलब होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम का? पारदर्शी माध्यम है, जैसे कांच हो गया आपके पास, जल हो गया आपका, या ठोस या द्रव बोल दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। और मोनोक्रोमेटिक यानी कि एक वर्णी प्रकाश आया और गिर गया, ले भाई ये गिर गया ये। ठीक है, इसको बोलते हैं हम मोनोक्रोमेटिक लाइट, या हिंदी में कहते हैं इसको एक वर्णी प्रकाश। चलो मैं हिंदी में लिखवा दे रहा हूँ यार इसको, एक वर्णी प्रकाश। ठीक है भाई, एक वर्णी प्रकाश आया। ठीक है, इसमें आवर्ती क्या है और तरंग दैर्घ्य क्या है मुझे बता सकते हो कि इस वेव की, यानी कि जो मैंने तरंग बनाई है, इसकी आवर्ती क्या है और तुम्हारे पास तरंग दैर्घ्य क्या हो? आवर्ती किसे कहते हो आप? देखो भी ध्यान से जरा, मैंने दो वेव बनाई हैं। ठीक है, एक वेव ये है मेरे पास, एक वेव ये वाली है मेरे पास। अच्छा जरा मुझे बताओ इसमें किसकी आवर्ती ज़्यादा है, किसकी आवर्ती कम है? सोचो जरा, बात दिमाग लगाओ, किसकी आवर्ती ज़्यादा होगी, किसकी आवर्ती कम होगी? यहाँ देखो चक्कर कैसे हैं, यहाँ चक्कर कैसे हैं बेटे, दिख रहा होगा चक्कर कम है। जब चक्कर कम है तो आवर्ती क्या हो गई? कम हो गई। आप जानते हो कि चक्कर की संख्या को, एक सेकंड में किए गए चक्कर की संख्या को आवर्ती कहते हैं। बहुत समय से पढ़ते आ रहे हो आप, ठीक है नहीं। यहाँ क्या है? चक्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ क्या है बेटे? चक्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ आवर्ती कैसी हो गई? ज़्यादा हो गई। यहाँ आवर्ती मेरे पास कैसे हो गई? कम हो गई। बट यू नो डैट कि भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरे पास क्या होती है? लैम्डा होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरे पास क्या होती है? लैम्डा होती है। तो तरंग दैर्घ्य देखो यहाँ ज़्यादा है और यहाँ तरंग दैर्घ्य क्या है? मेरे पास कम है।
ठीक है, यानी कि जो आवृत्ति होती है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, तो इसकी आवृत्ति ज़्यादा हो गई, इसकी आवृत्ति मेरे पास कैसे हो गई, कम हो गई, क्योंकि चक्कर कम है। लेकिन दो उभारों के बीच की दूरी हम क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, या दो शीर्षों के बीच की दूरी हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं, लैम्डा कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो देखो यहाँ डिस्टेंस कम है और यहाँ डिस्टेंस कैसी है, ज़्यादा है। इसका मतलब है जहाँ आवृत्ति कम होती है वहाँ तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो आवृत्ति होती है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और जब मैं समानुपाती का चिन्ह डालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एक कांस्टेंट लैम्डा। इस चीज़ पर फोकस करके रखो ध्यान से, पूरे का पूरा टॉपिक क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं, चक्रों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति कहते हैं। चक्रों की संख्या को क्या बोलते हैं, हम आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो ध्यान देना जरा, मैं थोड़ा सा, तो देखो जब एक वर्णीय प्रकाश किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से होकर गुजरता है तो उसका विवर्तन हो जाता है, मतलब प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकीर्णन का मतलब ये होता है कि जब पड़ेगा इस पे तो सबका सब क्या होगा, बिखर जाएगा। जैसे अंटे खेलते हैं ना छोटे छोटे बच्चे कभी, तो जब एक अंटे पे मारा तो पूरे के पूरे अंटे क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, वैसे की कहानी ये है कि बिखर जाएगा पूरे का पूरा ये। तो देखो कुछ तो ये जब ये ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है, जब ये ट्रांसपेरेंट होगा, इस पर आगे जब गिरेगा, ठीक है, जब बाहर निकलेगा, यहाँ से जब बाहर निकलेगा ये, तो देखो कुछ तो चला जाएगा वो सीधा सेम टू सेम ऐसे किसी क्वालिटी में। ठीक है, यानी कि आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होगा, इसकी आवृत्ति में कोई चेंज नहीं हुआ। जितनी आवृत्ति इसकी होगी इतनी आवृत्ति इसकी होगी, जितनी एनर्जी इसकी होगी इतनी एनर्जी इसकी होगी, जितना तरंग दैर्ध्य इसका होगा उतना तरंग दैर्ध्य इसका होगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसको बोलते हैं हम रेले। क्या बोलते हैं इसको हम, रेले। ध्यान देना स्पेलिंग पे, रेले लाइन्स। क्या बोलते हैं इसको हम, रेले लाइंस, या बोल देते हैं हम रेले स्कैटरिंग। ठीक है, रेले लाइंस, या बोलते हैं इसको हम रेले स्कैटरिंग। इसके बाद में देखो जरा, फिर यहां से मैं कर रहा हूं थोड़ा सा, कह रहे हो गया क्या शक्तिमान बनने आइए। अब देखो, अब इसकी आवृत्ति ज़्यादा है या इसकी आवृत्ति ज़्यादा है, चक्कर कहाँ ज़्यादा है, यहाँ चक्कर ज़्यादा है या यहाँ चक्कर ज़्यादा है, तो बेटे यहाँ चक्कर ज़्यादा है। इसका मतलब है अगर मैं इसकी आवृत्ति मानूंगा भी, यानी कि एक वर्णीय प्रकाश की आवृत्ति कितनी है, भी, और इसकी आवृत्ति मानूंगा मैं भी डैश, तो मेरे पास आवृत्ति किसकी ज़्यादा है इस समय, भी डैश ज़्यादा है। किससे, भी से। किससे ज़्यादा है बेटे, भी से। और आप जानते हो कि मेरे पास फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर h न्यू। कितनी ऊर्जा होती है, E बराबर h न्यू। अगर आवृत्ति ज़्यादा है तो बेटे ऊर्जा कैसी होगी, ज़्यादा होगी। आवृत्ति कम है तो ऊर्जा भी कैसी होगी, कम हो जाएगी। आवृत्ति ज़्यादा है तो ऊर्जा ज़्यादा होगी, आवृत्ति कम है तो ऊर्जा भी मेरे पास क्या होगी, कम होगी। समझ में आया नहीं आया, है टॉपिक इजी, बिल्कुल टॉपिक इजी है। तो भाई अगर मेरे पास इसकी ऊर्जा क्या होगी, इसकी ऊर्जा मेरे पास अगर भी डैश आवृत्ति ज़्यादा है तो ऊर्जा भी ज़्यादा होगी, और इसकी आवृत्ति कम है तो ऊर्जा भी मेरे पास क्या होगी, कम होगी। अब आपको कौन सी लाइंस प्राप्त हुई, कौन सा रमन स्पेक्ट्रिंग प्राप्त हुआ आपको, तो इसको बोलते हैं एंटी स्टोक। क्या बोलते हैं इसको, एंटी स्टोक स्कैटरिंग या एंटी स्टोक लाइंस। क्या बोलते हैं मैंने इसको, एंटी स्टोक, एंटी स्टोक्स लाइंस। ठीक है, या एंटी स्टोक्स रमन लाइंस। ठीक है, अब क्या होता है देखो, यहां तो कुछ नज़ारा ही चेंज हो गया, यहाँ तो कुछ नज़ारा ही चेंज हो गया कि यार इसकी आवृत्ति देखो और इसकी आवृत्ति देखो, यहाँ आवृत्ति घट गई, यहाँ आवृत्ति क्या हो गई बेटे, जो भी डैश थी मेरे पास क्या हो गई, कम हो गई, आवृत्ति कम हो गई। किससे कम हो गई आवृत्ति मेरे पास, इस भी से कम हो गई, इस भी से आवृत्ति मेरे पास क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब है एनर्जी भी क्या हो गई मेरे पास, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और इसकी एनर्जी मेरे पास कम होगी। इसका मतलब है कि जब आवृत्ति कम हो गई तो एनर्जी भी कम हो गई। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर जो मेरे पास वेव प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी स्टोक लाइन्स। कौन सी मिलेंगी हमें, स्टोक्स लाइंस। ठीक है भाई, ये मिलेंगी मुझे स्टोक लाइंस। ध्यान देना मुझे, तो तीन प्रकार की यानी कि रमन स्पेक्ट्रम में, यह बोल दिया मैंने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, यह बोल दिया मैंने रमन इफेक्ट में, तीन प्रकार की लाइन प्राप्त होती हैं आपको, एक रेल लाइंस, एक स्टोक लाइंस और एक मिलती है मुझे एंटी स्टोक लाइंस, जिनको आप स्कैटरिंग भी बोल सकते हो। अब मैं लिखवाने वाला हूँ इनके बारे में, पहले तो मैं बता दूँ कि रमन इफेक्ट होता क्या चीज़ है, समझ गए। तो रमन इफेक्ट होती क्या चीज़ है वो बता दूँ पहले मैं आपको। देखो, जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे, जब किसी पारदर्शी माध्यम पर एक वर्णीय प्रकाश डाला जाता है तो स्कैटर्ड लाइट यानी कि प्रकीर्णित प्रकाश, ठीक है, प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति में वेरिएशन हो जाता है, मतलब प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है। और यही बताया किसने, रमन ने। क्या बताया कि जब एक वर्णीय प्रकाश को किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजारा जाता है तो प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है, इसे हम बोलते हैं रमन इफेक्ट। और पूरी की पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी इसी चीज़ पर आधारित है। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ इरेज।
ठीक है, और इस चीज़ को समझना सही करके जरा, और यही चीज़ हमारी पूरी कथा बताएगी आपको। तो मैं लिखने वाला हूँ, देखो इस नियम के अकॉर्डिंग जरा ध्यान देना बेटे, रमन इफेक्ट के अनुसार, रमन इफेक्ट के अनुसार, रमन इफेक्ट के अनुसार, ठीक है भाई, रमन इफेक्ट के अनुसार जब किसी पारदर्शी माध्यम पर, जब किसी पारदर्शी माध्यम पर, ठीक है बेटे, एक वर्णी प्रकाश, कौन सा प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश, ठीक है, डाला जाता है या गिराया जाता है या गुजरता है, डाला जाता है, तो स्केटर्ड लाइट की जो फ्रिक्वेंसी होती है, यानी कि आवृत्ति होती है, में परिवर्तन हो जाता है, में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। ध्यान देना, जब किसी पारदर्शी, यानी कि इस नियम के अनुसार या रमन इफेक्ट के अनुसार जब किसी पारदर्शी माध्यम पर एक वर्णी प्रकाश डाला जाता है तो स्केटर्ड लाइट की आवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, रमन इफेक्ट कहते हैं। हालांकि दूसरी बुकों में अलग अलग परिभाषा आती है, लेकिन हमें पढ़नी है स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और पूरी की पूरी ये मैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर जरा थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान देना, जो मैं बताना जा रहा हूँ अब बताना जा रहा हूँ कि यार पेपर में पता क्वेश्चन कैसे पूछता है आपसे, पेपर में पूछ लेता है कि यार रेले लाइंस क्या होती हैं, स्टोक लाइंस क्या होती है, एंटी स्टोक लाइंस क्या होती है, कैसे उत्पन्न होती हैं, इसकी तीव्रता ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है, क्यों होती है, वो सब चीज़ें पेपर में पूछता है आपसे। क्वेश्चन बड़ा घुमा के पूछेगा, पर लिख के यही आना है, लिख के यही आना, चाहे क्वेश्चन कितना भी वो घुमा दे, तुम्हें लिख के यही आना है। देखो ध्यान से, फिर तो पहली लाइन मुझे मिलती है, देखो तो रमन स्पेक्ट्रम में 3 प्रकार की लाइन प्राप्त होती है, ठीक है नहीं, काय में रमन स्पेक्ट्रम में, ध्यान देना, रमन स्पेक्ट्रम में 3 प्रकार की लाइन प्राप्त होती है, 3 प्रकार की लाइंस प्राप्त होती हैं, ठीक है बेटे, लाइंस प्राप्त होती हैं। बताओ जरा, पहला नंबर में ले लूंगा रेले स्कैटरिंग, रेले, ठीक है बेटे, स्कैटरिंग, ठीक है, रेले स्कैटरिंग, ये क्या चीज़ है, कितना बड़ा नाम कर दिया मैंने, रेले स्कैटरिंग। तो जरा ध्यान देना, थोड़ा सा एक पॉइंट और छूट गया, यहाँ पे होता है इलास्टिक कोलिजन। यहाँ क्या होता है बेटे, इलास्टिक, यानी कि प्रत्याक्ष टक्कर होती है, इलास्टिक कोलिजन होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं लचीला संघट। और यहाँ होता है इन इलास्टिक कोलिजन, यानी कि अलचीला संघट जिसमें आवृत्ति चेंज हो जाती है। देखो इलास्टिक कोलिजन, यहाँ पे क्या हुआ बेटे, यहाँ पे हुआ इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, और यहाँ हुआ है इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, कोलिजन, ठीक है, SION। तो इन इलास्टिक कोलिजन, तो इन इलास्टिक कोलिजन में आवर्ती या तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, जबकि इलास्टिक कोलिजन में कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती, जो ऊर्जा होती है वही रहेगी, ऊर्जा में चेंज नहीं होगा, आवर्ती में चेंज नहीं होगा, और इसी दौर बची तरंगदैर्घ्य में कोई चेंज नहीं होगा। मैं यही लाइन लिखने वाला हूँ, ठीक है, यानी कि इलास्टिक कोलिजन कहने का मतलब एक ये है कि रेले लाइंस में, यानी कि इसमें या इनकी आवर्ती में कोई चेंज नहीं होता, इनकी ऊर्जा में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। देखो इनकी आवर्ती जो होती है बेटे, इनकी आवर्ती तथा ऊर्जा किसके बराबर होती है, आपतित प्रकाश की आवर्ती के बराबर होती है, आवर्ती के बराबर होती है, ठीक है। कौन सा कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है भाई। यानी कि न्यू जो होगा वो न्यू डैश के बराबर होगा, जो न्यू होगा मेरे पास वो न्यू डैश के बराबर होगा, ओके। यानी कि दोनों की आवर्ती में कोई चेंज नहीं होगा, दोनों की ऊर्जा में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा हमें कौन सा मिला बेटे, दूसरा मिला मुझे, चलो कौन सा ले लूँ मैं, एंटी स्टोक ले लूँ या स्टोक ले लूँ, चलो ये लेता हूँ पहले मैं, स्टोक लाइंस, यानी कि स्टोक रमन स्कैटरिंग, क्या लूँगा मैं, स्टोक रमन स्कैटरिंग, ठीक है सर,
इसके बारे में बताओ ज़रा क्या, तो इसके बारे में क्या, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। देखो, जब स्कैटर्ड लाइट की आवृत्ति, जब स्कैटर्ड लाइट की आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति से कम होती है तो हमें क्या मिलती है, स्टोक लाइन्स मिलती है या स्टोक रमन स्कैटरिंग प्राप्त होती है। समझ में आया? जब कब, जब कौन सी आवृत्ति, यानी कि जब स्कैटर्ड लाइट, जब प्रकीर्णित किरण बोल दो या तरंग बोल दो या प्रकाश बोल दो, जब स्कैटर्ड लाइट की आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति से कैसी होती है, कम होती है, ठीक है, तो हमें स्टोक लाइन्स मिलती हैं। ध्यान देना, मैं लिखने वाला हूँ ये लाइन, जब स्कैटर्ड, ठीक है, जब स्कैटर्ड लाइट की आवृत्ति, जब स्कैटर्ड लाइट की आवृत्ति, ठीक है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति से, की आवृत्ति से कैसी होती है, कम होती है, कम होती है, तो कम होती है, ठीक है, तो ध्यान देना, तो स्टोक लाइंस प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, ठीक है। अब कौन सा रह गया मेरे पास, एक और रह गया बेटे, कौन सा वाला, एंटी स्टोक लाइंस। ये तुम खुद भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे, जब स्कैटर्ड लाइट की आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति से कैसी होगी, अधिक होगी, क्या कैसी होगी, अधिक होगी, तो एंटी स्टोक लाइंस हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं फिर। लाइन हो गई हमारी, तो दो लाइंस हो गई, एक तो हो गया मेरे पास रेल लाइंस और दूसरा हो गया मेरे पास स्टोक लाइंस, और थर्ड आता है हमारे पास एंटी स्टोक लाइंस, ठीक है। तो डाल देता हूँ मैं तीसरा नंबर का हेडिंग, क्या नाम है, एंटी, ठीक है, स्टोक्स लाइंस, एंटी स्टोक्स लाइन, ठीक है सर। एंटी स्टोक लाइंस बता दो, या मैं बोल दूंगा इसको एंटी स्टोक रमन स्कैटरिंग, रमन स्कैटरिंग, ठीक है, एंटी स्टोक रमन स्कैटरिंग। ये कब मिलेगा, जो मैंने बताया आपको कि भाई जब स्कैटर्ड लाइट की आवृत्ति जो होती है, जब स्कैटर्ड लाइट की आवृत्ति किससे ज़्यादा होगी, आपतित प्रकाश की आवृत्ति से अधिक होती है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति से कैसी होती है बेटे, कि आवृत्ति से अधिक होती है, अधिक होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो एंटी स्टोक्स रमन स्कैटरिंग प्राप्त होती। यानी यहाँ मतलब क्या हुआ बेटे, यहाँ मतलब हुआ कि जो न्यू होता है वो न्यू डैश से कम होता, यानी कि जो एनर्जी होती है ई जो होती है वो भी ई डैश से कम होती है। ध्यान देना इस लाइन पे। अब यहाँ कौन सा कोलिजन होता है पता होना चाहिए तुम्हें, इन इलास्टिक कोलिजन होता है दोनों में, जहाँ आवृत्ति कम थी वहाँ भी और यहाँ आवृत्ति ज़्यादा है वहाँ भी, तो क्या होता है यहाँ पे, इन इलास्टिक कोलिजन होता है। ध्यान देना, इन इलास्टिक कोलिजन होता है, कोलिजन, ठीक है, कोलिजन होता, इन इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है भाई। तीनों लाइनें पूरी हुई मेरे पास फाइनली, ठीक है। तो रेले लाइंस जो आई है हमारी, रेले लाइंस में इलास्टिक कोलिजन होता है, बाकी स्टोक लाइंस एंड एंटी स्टोक लाइंस दोनों में क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन होता है। अब पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, अब मज़ा आएगा पढ़ने का स्पेक्ट्रोस्कोपी में। जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है अब शुरू होगी कहानी यहाँ से। तो भाई ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में है क्या चीज़, रियलिटी में अगर मैं लिखूँ तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का डाल देता हूँ मैं हेडिंग, स्पेक्ट्रोस्कोपी की परिभाषा है क्या चीज़ रियलिटी में, ये रियलिटी में है क्या चीज़, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की परिभाषा। तो बेटे याद कर लो कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की परिभाषा अगर मैं लिखूंगा तो छोटी सी परिभाषा है कि यह एक ऐसी टेक्निक है, या इसमें यानी कि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड कम आवृत्ति वाले स्पेक्ट्रम का अध्ययन करते हैं। कौन कौन सा, यानी कि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, इसमें किसमें, इसमें रोटेशनल
ध्यान देना इसमें रोटेशनल या बाइब्रेशनल, ठीक है, रोटेशनल या बाइब्रेशनल तथा कम आवर्ती वाले, कम रोटेशनल या बाइब्रेशनल, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, यह है पूरी, बाइब्रेशनल तथा कम आवर्ती वाले, कम आवर्ती वाले स्पेक्ट्रम का अध्ययन करते हैं, स्पेक्ट्रम का अध्ययन करते हैं। धुआं निकल जाएगा, बहुत खतरनाक चीज़ है ये, जब पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ को मैं, पूरी यूट्यूब पर छानबीन मान लियो, अगर थ्योरी तुम्हें कहीं लिखो भी मिल जाए तो जो आएगा समझाएगा और निकल जाएगा, लेकिन थ्योरी कोई भी तुम्हें बताकर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये नोट्स हैं आपके, यही नोट्स पेपर में लिखा हो, बड़े से शानदार नंबर आएंगे आपके, ठीक है। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की परिभाषा, तो इसमें क्या है, रोटेशनल, रोटेशनल, बाइब्रेशनल तथा कम आवर्ती वाले स्पेक्ट्रम का अध्ययन करते हैं, ठीक है भाई। अब देखो एक चित्र और बनेगा, एक चित्र और बनेगा, तो पहले इसका ज़रा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं इस चीज़ को, ले लो जल्दी फास्ट एकदम, देखो ज़रा फिर। अब जो मैं चित्र बनवा रहा हूँ पूरी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इसी चीज़ पर आधारित होगी, ठीक है। चित्र पे विशेष तौर पर ध्यान देना, चित्र मैं कैसे बना रहा हूँ आपको भी वैसे ही बनाना है। तो देखो ज़रा थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को, किस तरह से मैं बना रहा हूँ चित्र, देखो फिर। सबसे पहले ऊपर ले लो आप, ठीक है, दो रेखाएं लो ऊपर। अब इसका नाम क्या है, इसका बेटा पर्सनल नाम होता है वर्चुअल, ध्यान देना है, वर्चुअल एनर्जी स्टेट्स, एनर्जी स्टेट्स, ठीक है, यानी कि आभासी ऊर्जा स्तर या आभासी ऊर्जा अवस्था। रियलिटी में होती नहीं है, सिर्फ मानते हैं इस चीज़ को। रियल तो हमारी ये वाली है, देखो यहाँ, चलो बड़ा का बनाओ यार, ऐसा बना दे रहा हूँ मैं, 4 3, फिर मेरे पास 2, और फिर लास्ट में मेरे पास 1, और अंत में मेरे पास 0, यानी कि 0। लो साहब, 0 1 2 3, और मेरे पास कितनी हो गई है, 4 हो गई, ठीक है। यहाँ जो स्पेक्ट्रम आता है बेटे वो आता है बाइब्रेशनल, बाइब्रेशनल, ठीक है सर, बाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल बोल दिया मैंने या स्टेट्स बोल दिया मैंने, स्टेट्स बोल दिया मैंने, ठीक है। और नीचे आता है तुम्हारे पास IR इंफ्रारेड, यानी कि अवरक्त एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बोला कि रेले स्टोक लाइन्स कब मिलेंगी तुम्हें, एंटी स्टोक लाइन्स कब मिलेंगी तुम्हें, और रेले लाइन कब मिलेंगी तुम्हें। ध्यान देना ज़रा, देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखो फोकस करना है बोर्ड पे, ध्यान से देखो, और इस 0 से, कहाँ से, इस 0 से पहुँचा दो पहले लेवल में यहाँ किसी भी मॉलिक्यूल को। अभी बताऊँगा क्या चीज़ है ये, ठीक है। और फिर ऊपर से लौटेगा ये नीचे, बिल्कुल सेम टू सेम लौटेगा, तो यहीं लौटेगा ये लौट गया, लौट गया। क्या एनर्जी में कोई डिफरेंट हुआ, जब लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में पहुंचा और फिर हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आया, तो ऊर्जा में कोई चेंज हुआ, कोई भी ऊर्जा में चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ऊर्जा में कोई चेंज नहीं होगा, ऊर्जा में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर आवर्ती में कोई चेंज नहीं होगा, जब ऊर्जा में कोई चेंज नहीं हुआ तो आवर्ती में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आवर्ती ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती होती है। आवर्ती बढ़ाओ तो ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ाओ तो आवर्ती बढ़ेगी, है नहीं है। तो यहाँ पे जो मेरे पास लाइन मिली हमें वो मिला रेले, क्या मिला बेटे मुझे, रेले स्कैटरिंग मिली मुझे, रेले स्कैटरिंग मिल गई, ठीक है। और कोलिजन कौन सा हुआ बेटा, यहाँ पे मेरे पास इलास्टिक हुआ। ये ध्यान देना, क्योंकि ऊर्जा में कोई भी चेंज नहीं हुआ, ऊर्जा में कोई भी चेंज नहीं हुआ। अबे यही चीज़ तो समझनी है आपको, अगर ये चीज़ समझ गए तो स्टोक लाइंस, एंटी स्टोक लाइंस तो अपने आप समझ में आ जाएंगी। अब इसके बाद में देखो फिर से अगेन मैं यहाँ से भेजूँगा किसी मॉलिक्यूल को, मैं ऊपर भेजता हूँ, किसी भी मॉलिक्यूल को मैं ऊपर भेजता हूँ। लो साहब ये ऊपर गया, लेकिन लौटने के बाद ये कहाँ लौटा, ये मेरा लाल लौटा काय में, सेकंड में लौटा। कहाँ लौटा, ये सेकंड में लौटा। अब बदल गई कहानी, अब थोड़ी बहुत यहाँ से ऊर्जा क्या होगी बेटे, बाहर जाएगी। अब थोड़ी बहुत ऊर्जा यहाँ से बाहर निकलेगी। यहाँ पे तो कोई ऊर्जा में चेंज ही नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऊर्जा में थोड़ा बहुत चेंज हुआ। कहने का मतलब ये है कि इस लाइन पे ऊर्जा में कोई चेंज नहीं हुआ। ई जो है वो ई डैश के बराबर है, इसको चलो ई डैश मान लेता हूँ मैं। क्या मान ली, जो ऊर्जा बाहर निकली है उसको ई डैश, जो ऊर्जा आपने दी है उसको मैंने कितनी मान ली है, ई मान ली है। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटे, चेंज हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, चेंज हुआ। देखो ऊर्जा मेरे पास कम हो गई है,
मेरे पास ऊर्जा कम हो गई है, यहाँ ऊर्जा ज़्यादा है और यहाँ ऊर्जा क्या है मेरे पास, कम हो गई है। जब ऊर्जा मेरे पास यहाँ देखो इतनी कम हो गई है ऊर्जा, जब ऊर्जा मेरे पास कम हो गई है तो आवर्ती कम हो गई है, आवर्ती कम हो गई है तो सिंपल सी बात है मुझे स्टोक लाइन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी मुझे? स्टोक लाइंस, स्टोक रमन स्कैटरिंग, रमन स्कैटरिंग। समझो ठीक से। तो यहाँ क्या हुआ, मेरे पास जो एनर्जी थी ई, वो भैया जो मेरे पास ई डैश थी वो थोड़ी सी कम हो गई। किससे? इस ई से। ऐसी मेरे पास आवर्ती भी डैश से थोड़ी सी मेरे पास भी से कम हो गई। ये मैंने पीछे बता दिया, सेम टू सेम चलूँगा कहानी लेके, जो पीछे चित्र में बताया आपको, सेम टू सेम कहानी। अब नेक्स्ट पर आ गए हम। फिर भैया देखो अब उल्टा होगा, यहाँ से जाएगा ये दूसरे से मोलिक्यूल, इस बार दूसरी कक्षा जाएगा ऊपर को, और जब लौटेगा तो ये लौटेगा पहली कक्षा में। अब मुझे बताओ ऊर्जा किसकी ज़्यादा है? जो ये वाली ऊर्जा ज़्यादा है, या जो ऊर्जा आई है वो ऊर्जा ज़्यादा है? जो ऊर्जा हमने दी है वो ज़्यादा है, जो मिली है वो ज़्यादा है? तो ऊर्जा हमारे पास जो हमें मिली है ई डैश वो ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है हमारे पास? जो ऊर्जा हमने दी है ई से। इसका मतलब है जो भी डैश होगा वो ज़्यादा होगा। मैं दे रहा हूँ कि मुझे लाइन मिलेगी एंटी स्टोक। कौन सी मिलेगी मुझे? एंटी स्टोक्स रमन स्कैटरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास एनर्जी आई है ई डैश वो ई से क्या है? ज़्यादा है। ई डैश जो है वो इससे ज़्यादा है, ऐसी भी डैश जो है वो किससे ज़्यादा है? मेरे पास बी से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये मैंने पीछे पढ़ा दिया सबका सब। और यहाँ दोनों में क्या होता है बेटे तुम्हारे पास? यहाँ दोनों में होता है इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। ध्यान देना, बहुत बड़ी चीज़ है ये, बहुत बढ़िया चीज़ें समझने के लिए ये इन इलास्टिक कोलिजन होता है। इस टाइप से आपको रेले, स्टोक्स रमन स्कैटरिंग और एंटी स्टोक्स रमन स्कैटरिंग आपको मिल जाती है। ध्यान देना ज़रा। चलो मैं थोड़ा सा उसको लिखवाऊँ हल्की सी कहानी, फिर इसको ख़त्म करते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को। फिर रीज़न ढूंढेंगे कि क्या रीज़न है कि हमें यह वाली स्टोक लाइंस, एंटी स्टोक लाइंस और रेले लाइन मिलती है ना। चलो देखो फिर ध्यान से मैं क्या लिखवाने वाला हूँ, थोड़ा सा थ्योरी में इसमें मैं थ्योरी में लिखवाऊंगा। सबसे पहले जब आपतित प्रकाश किसी मॉलिक्यूल पे गिरता है, जब आप मान लो मेरे पास मॉलिक्यूल यहाँ है ग्राउंड स्टेट में, मॉलिक्यूल मेरे पास ग्राउंड स्टेट में, जब किसी मॉलिक्यूल पर आप प्रकाश गिरने पर क्या होता है? वो इस वर्चुअल यानी कि आभासी ऊर्जा अवस्था में क्या होता है? उत्तेजित हो जाता है, जहाँ पे वो कुछ समय के लिए विराम करता है, रुकता है, और रुकने के बाद फिर क्या होता है? वो वाइब्रेशनल, किससे? वाइब्रेशनल या फिर रोटेशनल एनर्जी लेवल से होता हुआ वापस लौट आता है, होता हुआ वापस लौट आता है। ठीक है नहीं, मैं ये लाइन लिखने वाला हूँ। देखो जब किसी मॉलिक्यूल पे क्या करते हो आप? प्रकाश डालते हो। जब किसी मॉलिक्यूल पे प्रकाश डालते हो, यानी कि एक वर्णी प्रकाश डाला जाता है, तो मॉलिक्यूल जो होता है वो ग्राउंड स्टेट से वर्चुअल एनर्जी स्टेट्स यानी कि वर्चुअल स्टेट्स में क्या हो जाता है? उत्तेजित हो जाता है, कुछ समय विराम करता है, यानी कि कुछ समय वहाँ पर रुकता है। देखो मैं लिख दूँ इस लाइन को पहले। जब मॉलिक्यूल पे, किस पे? जब मॉलिक्यूल पे, ठीक है, जब मॉलिक्यूल पर, ठीक है, प्रकाश डाला जाता है। ध्यान देना बेटे बोर्ड पे, प्रकाश डाला जाता है, प्रकाश डाला जाता है। ठीक है सर, जब मॉलिक्यूल पर प्रकाश डाला जाता है तो क्या होने वाला वो देखो। तो बेटा जब मॉलिक्यूल पर प्रकाश डाला जाता है तो मॉलिक्यूल मतलब अणु, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? ग्राउंड स्टेट से, कैसे? ग्राउंड स्टेट से वर्चुअल स्टेट में, यानी कि ग्राउंड स्टेट से वर्चुअल स्टेट में एक्साइटेड हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। ठीक है सर, एक्साइटेड हो जाता है, हो गया। कुछ समय रुकता है, कुछ समय क्या होता है बेटे यहाँ? ये कुछ समय रुकता है, कुछ समय रुकता है। इसके पश्चात ठीक है, इसके पश्चात क्या करेगा? ये फोटोन को करेगा उत्सर्जित, फोटोन उत्सर्जित करके या ऊर्जा उत्सर्जित करके कहाँ पे? रोटेशनल या वाइब्रेशनल स्टेट्स में आ जाता है,
आ जाता है। अतः आ गया। अतः अब देखो, अब क्या होगा मेरे पास, मूल स्थिति और कौन सी स्थिति, नई स्थिति। मूल स्थिति और नई स्थिति में ऊर्जा के अंतर के कारण, ऊर्जा के अंतर के कारण आवर्ती में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा का मान चेंज हो गया तो आवर्ती में भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है थोड़ा सा। कैसे मैंने बोला, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई कुछ समय यहाँ विराम करेगा, कुछ समय यहाँ रुकेगा, और रुकने के बाद क्या करेगा, फोटोन को बाहर निकालेगा, और अगेन क्या होगा, वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। या बोलते हैं इसको, देखो मैंने जो लिखा ना, ये फालतू में ही लिखा, वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स या फिर रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स में आ जाता है। फोटोन को उत्सर्जित करके, यानी कि ऊर्जा उत्सर्जित करके वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स या रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स में क्या होता है, वो आ जाता है। आ गया। अब जो मेरे पास मूल स्थिति है और जो मेरे पास नई स्थिति है, ठीक है, दोनों में ऊर्जा के अंतर के कारण आवर्ती में परिवर्तन हो जाता है। ये लाइन में लिखने वाला हूं। अतः मूल स्थिति तथा नई स्थिति, मूल स्थिति तथा नई स्थिति में ऊर्जा अंतर के कारण, ऊर्जा अंतर के कारण, ठीक है, आवर्ती में चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। आवर्ती में, चलो लिख देता हूँ, परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अतः मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास रमन इफेक्ट है, रमन इफेक्ट जो होता है बेटे, वो रमन इफेक्ट प्रकाश के प्रकीर्णन पर, काय पर, प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है, प्रकाश के प्रकीर्णन पर क्या है, आधारित है। ठीक है, ये बताती है हमें कौन सी, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ध्यान देना, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो काफ़ी लंबी कथा मैंने लिखवा दी है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, और पेपर में आए तो आप भी इसी तरह से लिख के आना, ठीक है, नहीं पूरे के पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं।